भाई टेस्टिस तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ये सारा पोर्शन थे ना। लास्ट लेक्चर में जो है ये चीजें हमने कंप्लीट कर दी थी टेस्टिस के बारे में, ठीक है ना। ये भी पढ़ लिया था, यहां तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। वो पढ़ लिया था कि क्रीमास्टर्स मसल्स के द्वारा क्या होता है, स्क्रोटम क्या करता है, स्ट्रेचिंग करता है। कौन सी मसल्स, क्रीमास्टर्स मसल्स, ठीक है ना। और दूसरी बात यहां पर अगर मैंने बोला कि टेस्टिस पेयर में है, टेस्टिस तो क्या होता है, पेयर में, और ये टेस्टिस क्या होता है, नेसेसरी ऑर्गन या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी ऑर्गन हम कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से भी इसको जाना जाता है टेस्टिस। टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, गैमेट फॉर्मेशन करता है। ये मैंने भी बता रखा है, पहले भी लेक्चर में बता रखा है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको कह लेंगे, ठीक। और जो गैमेट, क्योंकि ये गैमेट्स बनाता है इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और जो गैमेट्स को कैरी करता है, जो गैमेट्स को लेके जाता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है ना। जो अपने पास आगे डक्ट हम पढ़ेंगे ना उनके बारे में। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस, और टेस्टिस मैंने बोला कि पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेयर्स में होगा। और कहां पर प्रेजेंट होता है टेस्टिस, बिटवीन लेग्स, है ना, एब्डोमिनल कैविटी से बाद बिटवीन लेग्स, ठीक है ना, बिटवीन लेग्स, लेग्स के बीच में प्रेजेंट होगा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, ठीक है ना। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट बातें कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं कि यहां पर इस स्क्रोटम का क्या काम है, फिर यहां पर इस एपिडाइडमिस का क्या काम है, इसके फंक्शन के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना। स्क्रोटम, एपिडाइडमिस, इनका फंक्शन के बारे में लिख लेते हैं क्या क्या चीजें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट मैं यहां पर टॉपिक डालता हूं, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास स्क्रोटम। स्क्रोटम भाई, स्क्रोटम को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम अगर टॉपिक है तो स्क्रोटम को सबसे पहले क्या कहेंगे, आल्सो कॉल्ड टेस्टिकुलर पाउच, टेस्टिकुलर पाउच या फिर टेस्टिस पाउच। इसको टेस्टिस पाउच भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, ये जो स्क्रोटम है इसको टेस्टिस पाउच के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये क्या कर रहा है, टेस्टिस को होल्ड कर रहा है, ठीक। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 32 डिग्री से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच, यानी ह्यूमन बॉडी से कम तापमान यहाँ का होता है स्क्रोटम, ठीक है ना। और आउटसाइड कहाँ पर होता है, आउटसाइड, हाँ, आउटसाइड एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी, ये चीज है, ठीक है ना। तो यहां तक हमने ये चीजें देखी। अच्छा, अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं, स्क्रोटम में हमने टेस्टिस पढ़ लिया उसके अंदर, ठीक। दूसरी बात मैं अगर बात कर रहा हूं, टेस्टिस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो स्पर्म कहाँ जा रहे हैं, एपिडाइडमिस में। तो उस एपिडाइडमिस का जिक्र कर लेते हैं, एपिडाइडमिस कि एपिडाइडमिस क्या होता है। एपिडाइडमिस क्या है, कंडक्टिंग करने वाला, क्या है, कंडक्ट करने वाला, जो क्या कर रहा है, एपिडाइडमिस कलेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पर्म को स्टोर कर रहा है। तो ये स्टोरेज करता है स्पर्म का, स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड कलेक्टिंग ऑफ स्पर्म, कलेक्टिंग ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, टेस्टिस से क्या लेगा, स्पर्म लेगा और उनको क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है, स्टोरेज करेगा। और साथ साथ उन स्पर्म को क्या करेगा, उन स्पर्म को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, ठीक है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा क्योंकि इसके बाद उन्होंने, स्पर्म ने क्या करना है, काफी सारा रास्ता तय करना। इसके बाद एपिडाइडमिस से स्पर्म कहां जाएंगे,
वास डिफरेंस में जाएंगे भाई, एपिडिडाइडिस के बाद स्पर्म कहां जाएंगे, वास डिफरेंस में। ठीक, वास डिफरेंस में अगर स्पर्म जा रहे हैं, अगर मैं बात कर रहा हूं स्पर्म वास डिफरेंस में जा रहे हैं, कहां से, एपिडिडाइडिस से। ठीक, ये क्या है, कंडक्टिंग ट्यूब है, किसकी, ऑफ स्पर्म। स्पर्म को कंडक्ट करने वाली ट्यूब को हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस करें, जो कि एपिडिडाइडिस से स्पर्म को उठा के लेके जा रहा है। ठीक है, कंडक्टिंग ट्यूब ऑफ स्पर्म, ये क्या करता है, कलेक्टिंग स्पर्म को, जो एपिडिडाइडिस में कलेक्टिंग स्पर्म है उनको लेके जाएगा। ठीक है ना, कैरी स्पर्म फ्रॉम एपिडिडाइडिस, एपिडिडाइडिस ये क्या करेगा, एपिडिडाइडिस से क्या करेगा, स्पर्म को क्या करेगा भाई, कैरी करेगा। ठीक है ना, यानी एपिडिडाइडिस से स्पर्म को उठाएगा और उसको कैरी करेगा, उसको ले जाने का काम करेगा। अब कहां ले जाने का काम करेगा उसको यहां पर समझ लीजिएगा। अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एपिडिडाइडिस के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, या फिर टेस्टिस के बारे में बता रहा हूं, या फिर पूरा वास डिफरेंस के बारे में बता रहा हूं, तो उसको इस तरह से समझ लीजिए। लो मान लीजिए ये क्या है, टेस्टिस है, और यहां पर क्या होगा, ये क्या है भाई, ये टेस्टिस है। ठीक है, और ये क्या है, हाँ, एपिडिडाइडिस, इसको थोड़ा समझना। ठीक, उसके बाद इस तरह से क्या होता है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, यहां पर टेस्टिस में क्या बने भाई, स्पर्म बने, और बनाए किसने, टेस्टिस में स्पर्म किसने बनाए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर मेल जर्म सेल स्पर्म बनाएगा। वो स्पर्म कहां कलेक्ट होंगे, इस एपिडिडाइडिस में कलेक्ट होंगे। ठीक है, स्टोर होंगे। ठीक, और जब रिक्वायरमेंट होगी तो फिर एपिडिडाइडिस से वो कहां जाएंगे, वास डिफरेंस में। ये स्पर्म इस तरह से वास डिफरेंस में चलेगा, ये इस तरह से वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस में स्पर्म चलेगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर होंगी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये ग्लैंड क्या करेगी, यहां पर जो इजैकुलेटरी डक्ट होगा ना, जहां पर ये अपना सिक्रीशन देगी, ये ग्लैंड क्या करेगी, अपना सिक्रीशन देगी, अपना लिक्विड सिक्रीशन देगी। यहां पर क्या देगी, हाँ, लिक्विड सिक्रीशन। ठीक, तो स्पर्म जब यहां से यहां तक आता है, देखो इस वाले एरिया जहां पर ये अपना लिक्विड सिक्रीशन दे रहे हैं, वास डिफरेंस के अंदर जहां पर ये अपना लिक्विड सिक्रीशन दे रहे हैं, उस एरिया को क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कह रहे हैं उसको, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, जहां पर वो अपना लिक्विड सिक्रीशन दे रहे हैं। उससे पहले अगर बात करें, उससे पहले स्पर्म को कोई लिक्विड सिक्रीशन नहीं मिल रहा है, टेस्टिस से एपिडिडाइडिस में आने तक, एपिडिडाइडिस से वास डिफरेंस में जाने तक, यानी कि इजैकुलेटरी डक्ट से पहले इसको कोई लिक्विड सिक्रीशन नहीं मिलता, कोई लिक्विड पोर्शन यहां पर नहीं होता। तो स्पर्म जो है एपिडिडाइडिस में भी, और ये इस वास डिफरेंस में यहां तक वास डिफरेंस में स्पर्म क्या होता है, वैक्सी सॉलिड नेचर का होता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो स्पर्म होगा वो स्पर्म क्या होगा, वैक्सी सॉलिड नेचर, वैक्सी सॉलिड नेचर का होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अभी तक अगर मैंने यहां से बात करी ना, एपिडिडाइडिस से स्पर्म जा रहे हैं, वास डिफरेंस के अंदर जा रहे हैं इस तरह से, तो यहां तक जो है इजैकुलेटरी डक्ट से पहले तक
ये वैक्सी सॉलिड होते हैं। वैक्सी सॉलिड मतलब जैसे मोम नहीं होता, ठीक है, मोमबत्ती देखी होगी, उसका मोम देखा होगा, तो वैसा मोम टाइप का यानी वैक्स टाइप का ये स्पर्म होता है, इसके साथ कोई लिक्विड नहीं होता है, ठीक है। ये स्पर्म क्या होता है, वैक्सी सॉलिड नेचर का होता है यहाँ तक। फिर उसके बाद सेमाइनल वेसिकल ने अपना उसको फ्लूइड मैटर दिया, लिक्विड मैटर दिया, तो यहीं पर इसके बाद इसके साथ सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड मिलता है, लिक्विड मिलता है, और इसके बाद स्पर्म के साथ जब लिक्विड मिल गया सेमाइनल ग्लैंड का, यहां पर सीक्रेशन इसको मिल गया, तब ये केवल स्पर्म नहीं रह जाता, तब ये क्या बन जाता है, सीमन। ठीक, उसके आगे और आएगा इस तरह से। यहां पर क्या है, ये तो यूरिनरी ब्लैडर है लेकिन इसका कुछ काम नहीं है। अब अगर मैंने बात करी यहां पर क्या होगा, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होगी, फिर प्रोस्टेट का सिक्रीशन मिलेगा, और उसके बाद क्या होगी आगे, उसके बाद क्या होगा भाई आगे, इस तरह से बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगी, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी सिक्रीशन मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और ये क्या होगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सेमाइनल वेसिकल का भी सिक्रीशन मिला, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रीशन मिला, बल्बो यूरेथ्रल का सिक्रीशन मिला। इन तीनों सिक्रीशन से मिलने की वजह से क्या हो जाता है, ये अब ये केवल स्पर्म नहीं रह जाता, अब ये क्या बन जाता है, यहां पर लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सीमन बन जाता है। तो इससे आगे अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, इससे आगे अब इसको क्या पढ़ा जाएगा, क्या इससे आगे इसको स्पर्म पढ़ा जाएगा, नहीं, यहां इजैकुलेटरी डक्ट से पहले इसको स्पर्म पढ़ा जाता है, लेकिन इजैकुलेटरी डक्ट पर आने के बाद ये जो है आगे क्या हो जाता है, सीमन हो जाता है, ठीक। अब ये यहां पर आ रहा है यूरेथ्रा के अंदर, ये पेनिस है, ठीक। अब ये पेनिस इधर से लिक्विड में आएगा ये, ठीक है, इससे व्हाइट लिक्विड में आएगा ये, ठीक। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये यहां से इजैकुलेट हो जाएगा, यहां से ये क्या हो जाएगा, इजैकुलेशन हो जाएगा। तो ये यहां पर क्या है, इजैकुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, इजैकुलेशन। पर क्या स्पर्म इजैकुलेशन हो रहा है, स्पर्म के साथ साथ बहुत सारी चीजें वहां पर आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, ये इजैकुलेशन किसका हो रहा है, सीमन का इजैकुलेशन हो रहा है। तो यहां पर इजैकुलेशन फिर क्या बोला जाता है, सीमन इजैकुलेशन, कि यहां पर सीमन इजैकुलेट हो रहा है, ठीक। क्योंकि सीमन में केवल स्पर्म ही नहीं होता है, सीमन में क्या क्या होगा, अगर इस सीमन के बारे में मैं बात करूं तो सीमन किसके इक्विवेलेंट होगा, सीमन में क्या होगा भाई, सबसे ज्यादा सिक्रीशन तो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड का सिक्रीशन होगा, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम सिक्रीशन इसका होता है, मैक्सिमम सिक्रीशन, मैक्सिमम सिक्रीशन इसका होता है, ठीक है। ये फिर हम बोल दीजिए, हम इतना बोल देते हैं कि भाई अगर यहां पर मैक्सिमम सिक्रीशन हो रहा है तो कितना परसेंट सिक्रीशन यहां पर हो रहा है, कम से कम 90 से लेकर 92% सिक्रीशन इसका होता है सेमाइनल वेसिकल का, ठीक है। लिक्विड सिक्रीशन सेमाइनल वेसिकल का होता है। अगर मैं सीमन का कंटेंट बोल रहा हूं ना, सीमन में किसकी कितनी मात्रा है, उस सीमन में सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है, 90 से 92%। प्लस सीमन के साथ सेमाइनल वेसिकल सिक्रीशन तो है ही, सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन तो है ही, लेकिन साथ साथ उसके साथ क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रीशन है, ठीक। और फिर उसके साथ क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का भी सिक्रीशन है। तो इन दोनों का सिक्रीशन मिला के 4-5% इन दोनों का सिक्रीशन होता है, 4 से 5% इन दोनों का सिक्रीशन माना जाता है। तो अगर 92 इसको माने, या 4-5% इनका सिक्रीशन माने, ठीक, या फिर 90 से 95 इसको मान लो, है ना, 90 से 95% मान लो इसको, 92 भी ठीक है, 95 भी हम मान सकते हैं यहां पर इस तरह से, 90 से 95% इसका सिक्रीशन, ठीक, 4 से 5% इसका सिक्रीशन। अब इक्का दुक्का क्या बच गया, स्पर्म, स्पर्म की मात्रा क्या बच गई, लगभग 1% स्पर्म। इसका मतलब है कि जो सीमन है
उसमें सबसे ज्यादा किसकी क्वांटिटी है भाई आदित्य? सबसे ज्यादा किसकी क्वांटिटी है सीमन में? सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड के सिक्रीशन की। सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड जो होती है फ्लूइड सिक्रीट करती है, उस फ्लूइड का सिक्रीशन सबसे ज्यादा उसमें। उससे कम प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रा, और सबसे कम क्या होता है उस सीमन में? स्पर्म होता है। ठीक, अब इसमें अगर मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा मात्रा जो है मैक्सिमम अमाउंट में कौन है? हाँ, ये मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में होता है सेमाइनल वेसिकल, फिर उससे कम प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल का सिक्रीशन, उससे कम, सबसे कम होता है स्पर्म। ठीक, लेकिन अगर मैं यहां तक मानो इजैकुलेटरी डक्ट तक, तो यहां तक पूरा पूरा स्पर्म है। इसके आगे हम बात कर रहे हैं कि यहां से जो पोर्शन इजैकुलेट हो रहा है उसका नाम स्पर्म ना होते हुए क्या हो जाता है? सीमन पड़ जाता है। सीमन उसका नाम इसलिए पड़ता है, उसका कारण है क्योंकि सीमन उसका नाम पड़ता है सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड के सिक्रीशन के। सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड की वजह से उसका नाम सीमन पड़ता है, क्योंकि सेमाइनल का सिक्रीशन सबसे ज्यादा है। तो अगर सेमाइनल का सिक्रीशन सबसे ज्यादा होगा तो उसी नाम पे उसका नाम हमने बोला सेमाइनल फ्लूइड या फिर सेमाइनल सिक्रीशन या फिर सीमन, हमने उसको इस तरह से नाम दे दिया। ठीक है ना? तो वो सीमन किसके बेस पे नाम पड़ा है? सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड के नाम पे, क्योंकि सबसे ज्यादा सिक्रीशन उसी का है। स्पर्म तो क्या है? स्पर्म 1% स्पर्म होगा। ठीक, लेकिन इस 1% स्पर्म में भी क्या होंगे? मिलियंस ऑफ स्पर्म होंगे। क्या होंगे इसमें? मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियन ऑफ स्पर्म इस 1% में होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं मिलियन ऑफ स्पर्म हो रहे हैं इस 1% स्पर्म में, ठीक, तो एक इजैकुलेशन जब होता है, यहां पर जो एक इजैकुलेशन हो रहा है, तो एक इजैकुलेशन में ये सारी क्वांटिटी आ रही है। ठीक, तो एक इजैकुलेशन जब होगा तो उसमें मिलियन ऑफ स्पर्म क्या हो जाते हैं? इजैकुलेट हो जाते हैं। तो इसलिए माना जाता है कि यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर इजैकुलेशन जो यहां पर नंबर है वो क्या है? स्पर्म का मिलियंस ऑफ नंबर स्पर्म क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं एक इजैकुलेशन में। ठीक है ना? अब यहां पर अगर मैंने यहां पर इसका कंटेंट के बारे में बात कर ली, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, लेकिन मैं अगर आगे बात कर रहा हूं थोड़ा सा इसके बारे में कि अगर मैं उस स्पर्म की मात्रा को अगर लेके चल रहा हूं, जो 1% स्पर्म था उसको मैं मान के चल रहा हूं कि वो स्पर्म जितनी भी मात्रा उस स्पर्म की होगी, केवल अगर हम सीमन में केवल स्पर्म देख रहे हैं, सीमन में हम क्या देख रहे हैं? केवल और केवल स्पर्म देख रहे हैं, तो स्पर्म परसेंटेज क्या हो जाएगा? यानी सीमन को ना कलेक्ट करते हुए, ना इंक्लूड करते हुए, केवल अगर मैं स्पर्म की बात करूं तो मान लीजिए स्पर्म क्या होगा? 100% स्पर्म। मान लीजिए जो 1% स्पर्म मैं यहां पर बता रहा हूं ना, यहां पर ये 1% स्पर्म मैं किसकी क्वांटिटी में बता रहा हूं? सीमन की क्वांटिटी में बोल रहा हूं 1% स्पर्म। अगर मैं यहां से केवल स्पर्म उठाऊं तो स्पर्म अपने आप में 100% होगा। आई बात समझ में? तो अगर मैं उसी स्पर्म के बारे में बात कर रहा हूं कि यहां पर स्पर्म मान लीजिए अगर 100% स्पर्म आ रहे हैं, तो इस 100% स्पर्म में से क्या होना चाहिए? इस 100% स्पर्म में से 60% स्पर्म तो क्या होने चाहिए? कम से कम 60% स्पर्म क्या होने चाहिए? वाइग्रस मोटाइलिटी वाले होने चाहिए। वाइगोरस मोटेलिटी के होने चाहिए। ठीक, वाइग्रस मोटेलिटी का मतलब है वो हट्टे कट्टे तगड़े होने चाहिए। आई बात समझ? वाइग्रस मोटेलिटी का मतलब है बहुत स्पीड वाले होने चाहिए। बाकी 40% अगर ना भी हो स्पीड वाले या फिर वाइग्रस मोटेलिटी वाले ना भी हो तो चलेगा। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं एक हेल्थी स्पर्म की, किसकी बात कर रहा हूं? हेल्थी स्पर्म क्वांटिटी की, हेल्थी स्पर्म क्वांटिटी। अगर एक हेल्थी स्पर्म क्वांटिटी के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो हेल्थी स्पर्म क्वांटिटी अगर मैंने बोला 100% स्पर्म है, तो कब हम उसको हेल्थी स्पर्म क्वांटिटी में रखेंगे?
जब उस 100% स्पर्म में कम से कम 40% स्पर्म क्या होंगे, वाइग्रस मोटेलिटी के होंगे, यानी कि यहां पर ये हेल्थी स्पर्म होनी चाहिए, हेल्थी स्पर्म होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थी स्पर्म अच्छे खासा हट्टे तकड़े स्पर्म होने चाहिए, तभी हम वहां पर क्या बोलेंगे कि यहां पर हेल्थी स्पर्म क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 60% से ऊपर हो चुकी है। इसका मतलब अगर जिसके स्पर्म में ये क्वांटिटी होगी, यानी 60% से ऊपर या फिर 60% क्या होंगे, हेल्थी स्पर्म होंगे, तो वही क्या कर पाएगा, वही क्या कर पाएगा भाई, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब उसी का स्पर्म की वजह से एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। अगर इसमें स्पर्म काउंट इतना हो, स्पर्म काउंट बोला जाता है इसको, स्पर्म काउंट, इस शब्द को क्या बोला जाता है, स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट का मतलब होता है कि अगर 100% स्पर्म हम ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 60% स्पर्म क्या होने चाहिए, वाइग्रस मोटेलिटी क्या होने चाहिए, हेल्थी स्पर्म होने चाहिए, बहुत तगड़े, उनकी एनर्जी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वही स्पर्म क्या कर सकते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर देंगे। अगर ये 60% से कम, 50% से कम अगर स्पर्म ऐसे हुए जो वाइग्रस मोटेलिटी के हैं, अगर ये परसेंटेज कम हो गया, ये स्पर्म काउंट कम हो गया, तो फिर क्या होगा, या तो बच्चा अगर पैदा होगा तो हेल्थी बच्चा पैदा नहीं हो सकता, अगर होगा भी तो, ठीक है। वही चीज है, वो लूला लंगड़ा किसी भी चीज में पैदा हो सकता है, कुछ भी डिसऑर्डर उसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक हेल्थी बच्चे को जन्म देना है तो एक हेल्थी स्पर्म क्वांटिटी वहां पर चाहिए, एक स्पर्म काउंट वहां पर क्या होना चाहिए, अच्छा खासा स्पर्म काउंट वहां पर होना चाहिए। स्पर्म काउंट का मतलब होता है कि इतना परसेंट सही, इतना परसेंट अगर ना भी सही हो तो कोई दिक्कत नहीं। और स्पर्म काउंट अगर अच्छा खासा बनाना है तो ये डायरेक्टली डिपेंड्स करता है डाइट पर, ठीक है। किस पर डिपेंड करता है, ये डाइट पर। जिसकी डाइट अच्छी होगी, ठीक है, उसमें स्पर्म काउंट क्या होगा, अच्छा होगा। आई बात समझ? तो ये डाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब डाइट का मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खाए जा रहे हैं, चिकन चुकन, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल डाइट अगर लेंगे, फालतू चीजें ना खाओ, बाहर की चीजें जो जंक फूड है उसको ना खाओ, हेल्थी चीजें खाओ, है ना, नेचुरल चीजें खाओ, तो उससे ये अपने आप ही क्या हो जाता है, स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। आई बात समझ में? यानी कि नेचर के करीब रहोगे तो सेफ रहोगे, है ना। तो इस तरह से अगर मैं बात कर रहा हूं कि स्पर्म काउंट ये चीजें तभी क्या हो सकता है, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। अगर स्पर्म काउंट इससे नीचे चले गया तो फिर वो एक क्या नहीं कर पाएगा, या तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, या फिर अगर रिप्रोड्यूस कर रहा है उससे द्वारा कोई बच्चा बन रहा है तो उसके अंदर क्या हो सकता है, कोई डिसऑर्डर आ सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज यहां पर हमारे पास हो रही है। अगर वो बच्चा बना दे रहा है ठीक है, लेकिन अगर वो बच्चा नहीं बना पा रहा है, स्पर्म काउंट कम है, या फिर स्पर्म ही नहीं निकल रहे हैं, या फिर स्पर्म काउंट कम है, अगर वो बच्चा नहीं बना रहा है, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, स्टेराइल, स्टेराइल मील। स्टेराइल मतलब जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, हिंदी में बोलते हैं बांझ, जैसे है ना, गढ़वाली में बोलते हैं बांझा पड़ता है ना, जैसे गाली देते ना, बांझा पड़ जाना, है ना, खेती बाड़ी के लिए कि तुम्हारे डोकरे पुंगड़े बांझा पड़ रखे। बांझा पड़ रखे मतलब खेती नहीं हो रही, कुछ चीज को उपजा ही नहीं रहे हैं, तो वही बांझा पड़ जाएगी फिर यहाँ, ठीक है भाई आदित्य। यहां पर क्या है, इन चीजों को ध्यान रखना होता है, ठीक। अब आगे मैं अगर बात करता हूं, आगे मैं बात करता हूं, ये चीजें मैंने तो पढ़ ली हैं यहां से सारी चीजें, तो ये चीजें मेरे समझ में आती है स्पर्म काउंट से लेकर, ठीक है, ये चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। ये रेशियो याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर वहां पर स्पर्म काउंट वाली बातें याद रखनी है। अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास है, जो यहां पर ये ग्लैंड है ना, ये ग्लैंड, ये ग्लैंड, ठीक है। पहली सेमेनल वेसिकल ग्लैंड, दूसरी प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरी बल्बोयूरेथ्रल। इन तीनों को हम कहते हैं एसेसरी ग्लैंड। तो उसी एसेसरी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट, एसेसरी ग्लैंड।
ठीक है। नेक्स्ट हम जिक्र कर रहे हैं एसेसरी ग्लैंड, यहां पर भाई एसेसरी ग्लैंड के बारे में। गा देते हैं, नजर लग गई क्या तेरी? अच्छा तेरा तो चश्मा पहन रखा, तेरा कैसे लगेगा, है ना। अभी इसको हो क्या गया? अरे लोडिंग इसकी, इसको हो क्या गया? क्या हो गया? नजर किसकी लगी? एसेसरी ग्लैंड के बारे में, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, ठीक है ना। तो एसेसरी ग्लैंड को हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी डक्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं अपने पास? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो क्या होता है? टेस्टिस होता है, जहां से क्या होता है? स्पर्म बनता है, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, वो प्राइमरी सेक्स है। स्पर्म को कंडक्ट करने वाला सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। अब कोई मैं बात कर रहा हूँ एसेसरी ग्लैंड भी किसके अंदर आती है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आती है। तो वो एसेसरी ग्लैंड कौन सी है? 3 एसेसरी ग्लैंड्स अपने पास यहाँ पर रहेंगी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे पहला रहेगा अपने पास सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, ठीक है। दूसरी जो ग्लैंड है वो ग्लैंड अपने पास रहने वाली है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और तीसरी रहने वाली अपने पास बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? कॉपर्स ग्लैंड भी। क्या है? कॉपर्स ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके सारे इस ग्लैंड के बारे में। सबसे पहला रहेगा अपने पास सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने पास है सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सेमाइनल वेसाइकल, वेसाइकल ग्लैंड, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड। सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड को हम SV बोल देते हैं, सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, ठीक है ना। बार बार जो है सेमाइनल वेसाइकल ना लिखना पड़े, हम SV से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है और ये पेयर में पाई जाती है, ठीक है ना। ये क्या होती है? सबसे पहले पेयर्स में होगी, पेयर में प्रेजेंट होगी, जोड़े में होगी, यानी कि एक पेयर होगा, ये 2 ग्लैंड ये होती है, एक के पीछे एक, ठीक है ना। ये पेयर्स में होंगी। दूसरी बात क्या लिखना है? सेमाइनल वेसाइकल में मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्योंकि ये क्या सिक्रीट करती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लूइड सिक्रीट करती है, ठीक है ना। स्पर्म के साथ क्या करती है? मैक्सिमम सिक्रीशन इसी का होता है, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, क्योंकि इसका क्या होता है? मैक्सिमम सिक्रीशन, मैक्सिमम सिक्रीशन, ठीक है। मैक्सिमम सिक्रीशन इसी का होता है, ठीक, या फिर मैक्सिमम कंटेंट इसी का होता है सीमन में, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम कंटेंट इन सीमन। सीमन में क्या है? इसका बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, मैक्सिमम कंटेंट इसी का होता है, किसका? सेमाइनल वेसाइकल का, ठीक है। जो ये सिक्रीट करती है उसको कहते हैं सेमाइनल फ्लूइड। किसको सिक्रीट करती है ये? सेमाइनल फ्लूइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेमाइनल फ्लूइड सिक्रीट करती है। और वो सेमाइनल फ्लूइड कितना होता है सीमन में? अगर सेमाइनल फ्लूइड का कंटेंट देखें तो कितना? 90 से 95% मैंने बताया, ठीक है। ये सेमाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है सीमन में, ठीक है, 90 से 95%। अब इस सेमाइनल फ्लूइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि न्यूट्रिशन का काम करती हैं, किसके लिए? स्पर्म के लिए, ठीक है ना।
तो ये सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या होगा, इस सेमिनल फ्लूइड में होगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज शुगर और प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन, ठीक है। फ्रक्टोज शुगर, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन, ये किस में प्रेजेंट है, सेमिनल फ्लूइड में प्रेजेंट है। और सेमिनल फ्लूइड में ये किस चीज के लिए प्रेजेंट है, ये फ्रक्टोज शुगर, ये प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन क्या होता है, न्यूट्रिशन बनता है किसका, डेवलपिंग, ये जो यहां पर अपने पास डेवलपिंग स्पर्म है उनके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है ये, ठीक है ना। तो ये फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन जो है ये क्या है, न्यूट्रिशन का काम कर रहा है बेटा, ठीक है ना, न्यूट्रिशन फॉर स्पर्म, स्पर्म के लिए न्यूट्रिशन है ये, ठीक है ना। क्योंकि स्पर्म क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा रास्ता स्पर्म ने तय कर दिया है, ठीक है, इतना ज्यादा रास्ता स्पर्म ने यहाँ एपिडिडाइडमिस से लेकर वाज डिफरेंस यहाँ तक है ना, इजैकुलेटरी डक्ट तक। तो इजैकुलेटरी डक्ट में क्या होता है, सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन देती है और वहां पर उसको थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन भी देती है फ्रक्टोज शुगर के तौर पर, और फ्रक्टोज शुगर के तौर पर और प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन के तौर पर स्पर्म को क्या देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम सिक्रीशन इसी का है, इसी वजह से जो फ्लूइड है, जो सीमन है, उसका नाम सीमन पड़ा है, क्योंकि सेमिनल का सिक्रीशन सबसे ज्यादा उसमें होता है, ठीक है ना। तो ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वाली बातें काफी इंपॉर्टेंट रखना है इसमें न्यूट्रिशन के तौर पे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब हम बात करते हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड तो हो गई अपने पास, अब है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। तो अब दूसरा डालते हैं टॉपिक, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। अच्छा, अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात करते हैं बेटा। तो ये सिंगल प्रेजेंट होती है, इसका कोई पेयर नहीं है, ये सिंगल होगी, सिंगल ग्लैंड है, ठीक है ना, सिंगल है, ठीक। और क्या सिक्रीट करती है, सिक्रीट प्रोस्टैटिक फ्लूइड, ये भी फ्लूइड सिक्रीट करती है, सिक्रीट प्रोस्टैटिक फ्लूइड, प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रीट करती है। और प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रीट करती है तो उस प्रोस्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है, उस प्रोस्टैटिक फ्लूइड में यहां पर काफी इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उस एंजाइम का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम। और ये एंजाइम क्या है, फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम और हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहां पर प्रेजेंट होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक। जो स्पर्म को हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, स्पर्म के टिप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। स्पर्म का जो हेड होता है उसके टिप पे प्रेजेंट होंगे ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है ना। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जब स्पर्म के टिप में प्रेजेंट होते हैं तो जैसे ये ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है या फ्यूज करता है तो ओवम की वॉल को तोड़ने का काम करते हैं कौन, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड है, ठीक है, उस हेड को हम बोलते हैं, आगे हेड के ऊपर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, उस एक्रोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ठीक। और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं, किसको तोड़ते हैं, जो ओवम होता है, जब ओवम के साथ फ्यूज करता है तो ओवम की जो वॉल होती है, जोना पैलोसोडा, बाहर वाली वॉल जो ओवम की होती है, जोना पैलोसोडा, कोरोना रेडिएटा, तो उन दोनों को ही ये तोड़ने का काम करता है और फिर फ्यूज करता है किसके साथ, ओवम के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम हो जाते हैं, ठीक। दूसरे यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। वो जो अभी हमने बात करी कि सेमिनल फ्लूइड यहाँ पर अपने पास क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन है उसमें, तो उस प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम का होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम ये है जिसका काम क्या है, डाइजेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या काम करेगा बेटा, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस पर प्रेजेंट होता है, पहले इस बात को ध्यान सुनना, प्रेजेंट इन हेड
हेड ऑफ स्पर्म, और हेड के किस पोर्शन पे, आगे वाले पोर्शन हेड के, जिसको बोलते हैं एक्रोजोम पोर्स, ठीक है ना, एक्रोजोम, ठीक है, ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन हेड ऑफ स्पर्म, स्पर्म के हेड पे प्रेजेंट होता है, स्पर्म के हेड पे कहां पर, एक्रोजोम पे। जैसे अगर मान लीजिए मैं इस तरह से तुम्हारे पास इस तरह से स्पर्म बना रहा हूं बेटा, ठीक है ना, ये स्पर्म है, तो स्पर्म के ऊपर क्या होता है, इस तरह से ये लेयर यहां पर इस तरह से प्रेजेंट होती है, ये इस तरह से, ठीक, और यहां पर होंगे क्या, इस लेयर को बोलते हैं एक्रोसोम लेयर, क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोम लेयर, और यहां पर प्रेजेंट होंगे क्या, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। अब ये स्पर्म क्या करेगा, ये इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम की सहायता से क्या करेगा, जो ओवम होगा, जैसे ये ओवम है, ठीक है ना, तो ओवम का अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, तो ये जो वॉल है इसकी ओवम की, ये ओवम की जो वॉल है, ठीक है, ओवम वॉल, ये ओवम वॉल को ब्रेक करने का काम करेगा कोरोना रेडिएटा जोना पेलोसिडा, जो वॉल है यहां पर, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे, काफी अच्छे से जिक्र करेंगे वहां पर, किसके बारे में, इस ओवम के बारे में, तो वहां आगे जिक्र होगा इसके काफी डिटेल में। अभी मैं इतना केवल बोल रहा हूं कि ये एक्रोसोम किसको तोड़ने का काम करता है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम किसको तोड़ने का काम करते हैं, वॉल ऑफ ओवम। उस वजह से अगर ये वॉल ऑफ ओवम तोड़ देंगे तो ये जो एन यहां पर न्यूक्लियस है इसका, स्पर्म का, वो फ्यूज कर जाएगा ओवम के न्यूक्लियस के साथ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं, ब्रेक द वॉल ऑफ ओवम, ओवम की वॉल को ये ब्रेक करने में काम करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन एंजाइम क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन, डाइजेस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोटीन, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहां पर याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाती है, वैसे तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ना है। तीसरा अपने पास है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड, इसके दो नाम है ना, आल्सो कॉल्ड क्या कह रहे हैं, कॉपर्स ग्लैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर्स ग्लैंड। ये केमिस्ट्री वाला कॉपर्स मत समझना बेटा, ठीक है, केमिस्ट्री वाला कॉपर में COPP इस तरह से होता है, इसमें COW इस तरह से होता है, इसमें COW कॉपर्स ग्लैंड, केमिस्ट्री में COPP यानी कॉपर होता है, ठीक है, वो तो एलिमेंट है, लेकिन ये ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉपर्स ग्लैंड भी इसका नाम है, कॉपर्स ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही कहते हैं। अब अगर इसके बारे में लिखें तो ये भी किसमें प्रेजेंट होगी, पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये दोनों पेयर में होती हैं, केवल प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल प्रेजेंट होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पेयर में प्रेजेंट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब ये क्या सिक्रीट करती हैं, इट सिक्रीट फ्लूइड, और उस फ्लूइड का नाम है बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड, इट सिक्रीट बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड, ठीक। उस बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूं, उस बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड की अगर मैं बात करता हूं, तो उस बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड में क्या क्या देखने को मिलेगा, हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन क्या काम करने का, क्या वहां पर काम करेंगे, क्या इनका काम होता है बेटा, कैल्शियम मेटल है, और मेटल क्या होता है, मेटल होता है बेसिक नेचर का, ठीक, बेसिक नेचर का। तो ये क्या काम करेगा, जो सीमन है उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, या फिर अल्कलाइन मीडियम में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, जो सीमन का नेचर है उस सीमन को क्या बना देगा, अल्कलाइन बना देगा, बेसिक बना देगा, ठीक है ना। तो ये फ्लूइड क्या करता है, कैल्शियम आयन की वजह से ये सीमन को क्या कर देता है बेटा, सीमन को क्या कर देता है, अल्कलाइन नेचर का बना देता है,
अल्कलाइन मतलब बेसिक, अल्कलाइन नेचर का बना देता है, ठीक है, यानी कि बेसिक नेचर का बना देता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक नेचर का, अल्कलाइन नेचर का ये कैल्शियम आयन बना देता है। अब ये सीमन को अल्कलाइन नेचर का बना रहा है, बेसिक नेचर का बना रहा है, ठीक है। बेस क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं बेस के टेस्ट के बारे में, तो बेसिक क्या होते हैं, कड़वे होते हैं, जो है कड़वा वो है बेस, और बेसिक नेचर होता है, ठीक है, किसका, सीमन का बेसिक नेचर होता है, अल्कलाइन नेचर होता है। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है। किसकी वजह से उनका अल्कलाइन नेचर होता है, इस कैल्शियम आयन की वजह से उनका अल्कलाइन नेचर हो रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं कैल्शियम आयन की वजह से उनका नेचर बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया, सीमन का नेचर क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया। तो अल्कलाइन इसलिए सीमन का नेचर होता है क्योंकि जो ये सीमन कहां जाएगा, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ये वेजाइना के अंदर जब जाएगा, इसका इजैकुलेशन जब वेजाइना के अंदर होगा, तो वेजाइना का जो पीएच है वो एसिडिक पीएच होता है। क्या होता है, एसिडिक पीएच। वहां पर वेजाइना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि वेजाइना क्या होती है बेटा, नॉर्मली ओपन होती है, ठीक है ना। नॉर्मली जब ओपन होती है तो उसमें क्या बोला जाता है कि भाई इसलिए वहां पर एसिडिक पीएच है, ताकि कोई इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया या फिर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन वहां पर आसानी से ना हो पाए, ठीक है। इसीलिए उस जो वेजाइना है उसका पीएच एसिडिक होता है। जैसे बैक्टीरिया आएगा वैसे एसिड उसको मार देगा, ठीक है ना। तो इसलिए वहां पर एसिडिक पीएच होता है, ठीक। और कौन सा बैक्टीरिया वहां पर एसिडिक पीएच क्रिएट करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है ना। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहां पर एसिडिक पीएच क्रिएट करता है। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही बनाने में भी काम आता है, तो वो दही भी खट्टी होती है, इसीलिए वेजाइनल फ्लूइड भी क्या होगा, किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का है। तो वो भी टेस्ट में कैसा होता है, वो भी टेस्ट में बेटा खट्टा होगा, ठीक। और सीमन टेस्ट में क्या होगा, बिटर होगा, यानी कि कड़वा होगा, ठीक है। सीमन होता है कड़वा, किसकी वजह से, क्योंकि वो बेसिक है। किसकी वजह से बेसिक है, कैल्शियम की वजह से, ठीक। और जो वेजाइनल फ्लूइड होगा वो एसिडिक होगा, किस वजह से एसिडिक होगा, वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से वहां पर एसिडिक नेचर का बन जाता है वेजाइनल फ्लूइड, ठीक है। इस बात को याद रखना। और एसिडिक नेचर, जो भी एसिडिक नेचर का होगा, जो भी होता है एसिड, वो होता है चखने में खट्टा, वो टेस्ट में खट्टा होता है, ठीक है ना। तो वेजाइनल फ्लूइड क्या होगा, एसिडिक, खट्टा, और ये सीमन क्या हो जाएगा, बेसिक यानी कि बिटर यानी कड़वा। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कैल्शियम आयन उसको क्या कर रहा है, अल्कलाइन नेचर का बना रहा है, ठीक है, जो कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल फ्लूइड सिक्रीट कर रही है, ठीक है ना। तो ये काफी चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट हुई है। अब मैं बात करता हूं यहां पर, जो मैंने बोला कि सीमन में जो है, जो कंटेंट अपने पास सीमन में देखने को मिला, वो सीमन में कौन कौन सा कंटेंट देखने को मिला, कि भाई अब अगर मैं बात करता हूं सीमन में वेसाइकल है ना, यानी सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का सिक्रीशन देखने को मिला। सीमन इज इक्वल टू सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड सिक्रीशन प्लस, ठीक है, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन प्लस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीशन, बल्बोयूरेथ्रल प्लस स्पर्म, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया। तो इनसे कंप्लीटली क्या बन जाता है, स्पर्म यानी कि सीमन बन जाता है इन सबके ऐड करने पर, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान करें, यहां पर अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं कि यहां पर क्या है, सीमन ने मतलब सेमाइनल वेसिकल ने अपना सिक्रीशन दिया, प्रोस्टेट ने अपना सिक्रीशन दिया, बल्बोयूरेथ्रल ने अपना सिक्रीशन दिया। अब वो फ्लूइड जो है, वो व्हाइट फ्लूइड जो है, वो उस व्हाइट फ्लूइड को हम क्या नाम देंगे, उस व्हाइट फ्लूइड को नाम हमने यहां पर अब क्या दे दिया, सीमन नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया, सीमन, ठीक है। यानी कि इस इजैकुलेटरी डक्ट से पहले तो उसका नाम क्या था, स्पर्म था, लेकिन अब इजैकुलेटरी डक्ट के बाद या फिर इस इन तीनों के सिक्रीशन के बाद हम उस फ्लूइड को क्या नाम देते हैं, सीमन नाम देते हैं बेटे, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। अब हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे यहां पर होता है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, जहां पर ये सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड ओपन होती है, किसके अंदर, इस वॉस डिफरेंस के अंदर, ठीक। और ऐसे यहां पर होता है यूरियोजेनाइटल एरिया, जहां पर यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है इस वॉस डिफरेंस के अंदर, ठीक है। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं
इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। इतनी बातें समझ में आई ना, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। इजैकुलेटरी डक्ट, अगर इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में बात करें बेटा, तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट क्या है? कॉमन पाथ है। किसका कॉमन पाथ है? ऑफ सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड एंड वास डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बात को याद रखना है इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में। और ये इजैकुलेटरी डक्ट में ही क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट वाली जगह पर ही क्या करता है? सेमाइनल अपना सिक्रीशन देता है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट में ही ओपन्स होता है कौन? सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, ओपन सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड, ठीक है। यह सिक्रीट देती है अपना सिक्रीशन। कहां पर सिक्रीट करती है? ये सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर मैं यूरियोजेनाइटल एरिया बोलता हूं, यूरियोजेनाइटल एरिया के बारे में बात करें तो यूरियोजेनाइटल एरिया अगर मैं देखूं तो यूरियोजेनाइटल एरिया क्या होगा? जो यूरिन, जहां पर यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है वास डिफरेंस के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन पाथ ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड वास डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है, यानी कि अगर मैं बात करूं यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है कहां पर ओपन हो रहा है? ओपन इन वास डिफरेंस एट वास डिफरेंस में ओपन हो रहा है। और कौन सी जगह पे ओपन हो रहा है? वास डिफरेंस के किस जगह पे ओपन हो रहा है? जिसको हम बोल रहे हैं यूरियोजेनाइटल एरिया, जेनाइटल एरिया, ये चीज, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट यूरेथ्रा की बात कर लेता हूं। यूरेथ्रा, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। यूरेथ्रा क्या होता है बेटा? यूरेथ्रा क्या होता है? अगर मैं यूरेथ्रा को देखूं ढंग से, यहां पर यूरेथ्रा के बारे में बात करूं ढंग से, यहां पर देखना थोड़ा सा यूरेथ्रा। अगर मैं यूरेथ्रा की बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा हो गया, ये पूरा का पूरा यूरेथ्रा हो गया। तो अब अगर मैं बात करता हूं यूरेथ्रा, जो कि अगर बात कर रहे हैं यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा में क्या होगा? सीमन भी यहां से आएगा और यूरेथ्रा से यूरिन भी आएगा। तो यूरेथ्रा कॉमन पाथ होता है यूरिन और सीमन, ठीक है ना। यानी यूरेथ्रा क्या है? इजैकुलेशन का भी और मिक्सचुरेशन का भी कॉमन पाथ होता है। एक ही यहां पर पाथ होता है पेशाब का भी और उस सीमन इजैकुलेशन का। इस बात को इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ठीक है ना। तो मेल के अंदर क्या होता है? सिंगल पाथ होता है यूरिन एक्सक्रीशन का भी, यानी यूरिन को भी बाहर निकालने का और सीमन का भी बाहर निकालने का। जबकि फीमेल में दो अलग अलग रास्ते होते हैं, उसको मैं बताऊंगा अलग से, ठीक है ना। वहां पर सेक्सुअल फ्लूइड अलग रास्ते में निकलता है और यूरिन अलग रास्ते से एक्सक्रीट होता है। लेकिन यहां पर क्या है? कॉमन पाथ है, ठीक है ना। तो यहां पर कॉमन पाथ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई यूरिन भी आ जाएगा और साथ साथ स्पर्म भी आ जाएगा, सीमन भी आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो एक बात ध्यान रखना, जिस टाइम पे सीमन आएगा उस टाइम पे यूरिन नहीं आएगा, और जिस टाइम पे यूरिन आएगा उस टाइम पे सीमन नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर स्पिंचर लगा होता है, यहां पर वॉल लगी होती है। जब यूरिन वाला वॉल खुलता है तो ये इधर वास डिफरेंस वाला वॉल बंद हो जाता है। जब वास डिफरेंस वाला खुलता है तो ये यूरिन स्पिंचर बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब एक टाइम पे एक ही चीजें आएंगी, ठीक है। इस बात को याद रखना। अगर स्पर्म आ रहा है यानी सीमन आ रहा है, तो सीमन ही इजैकुलेट हो रहा है, चाहे पेशाब कितनी भी ज्यादा लग रखी है, यूरिन कितना भी ज्यादा लग रखा है, यूरिन नहीं आएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, ठीक। और अगर यूरिन आ रहा है तो साथ में सीमन नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यहां पर बंद हो जाता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो यूरेथ्रा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं।
यूरेथ्रा के बारे में डिस्कस करें तो यूरेथ्रा के बारे में क्या क्या लिख लेंगे, ये कॉमन पाथ है किसके लिए, है ना, कॉमन पाथ किसके लिए, ऑफ सीमन इजैकुलेशन, सीमन इजैकुलेशन एंड यूरिन एक्सक्रीशन, यूरिन एक्सक्रीशन। अच्छा, यूरिन एक्सक्रीशन को पर्टिकुलर वर्ड देते हैं बेटा मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ठीक। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाती है, ठीक। तो ये चीजें हमने सारी कंप्लीट करी हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, अब अगर मैं डिस्कस करता हूं, ये अपने पास तो कंप्लीट हुआ क्या, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट हो चुका है। अब डिस्कस करते हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव के कुछ डिसऑर्डर के बारे में। तो अब हम आगे टॉपिक चल रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में पूछा जाता है। तो टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर, ठीक है। कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, कुछ डिसऑर्डर के बारे में हमने यहां पर पढ़ना है बेटा, कुछ 5-6 डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस करना है। जिसमें सबसे पहला डिसऑर्डर अपने पास क्या रह जाने वाला है, सबसे पहला है प्रोस्टैटिस, प्रोस्टैटिस, ठीक। दूसरा डिसऑर्डर अपने पास क्या रहेगा, प्रोस्टेट कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, कार्सिनोमा का मतलब कैंसर होता है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट इम्पोटेंसी, इम्पोटेंसी, ठीक। नेक्स्ट स्टेरिलिटी, नेक्स्ट यहां पर जो है हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया। नेक्स्ट अगर बात करें छठे, तो नेक्स्ट होता है यहां पर हाइड्रोसी, हाइड्रोसी, ठीक है। तो ये कुछ यहां पर डिसऑर्डर है जिनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ना है, ठीक। जिसमें सबसे पहले डिसऑर्डर अपने पास है प्रोस्टैटिस, प्रोस्टैटिस, प्रोस्टैटिस को देख लेते हैं। प्रोस्टैटिस होता क्या है, इस प्रोस्टैटिस को समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए ये क्या है बेटा, ये अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर क्या है, इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, इस यूरिनरी ब्लैडर है और इसके ऊपर क्या होगा, इस तरह से, इससे बाहर क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। अब क्या होगा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक। क्या हो रहा है यहां पर ध्यान सुनना, ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाएगा, ये फिर इस यूरिनरी ब्लैडर के साइड साइड में क्या हो जाएगा, इंफेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियल इंफेक्शन, ठीक है। या तो यहां प्रोस्टेट ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाएगा या प्रोस्टेट ग्लैंड के साइड साइड में, ठीक, या फिर इस यूरिनरी ब्लैडर के साइड साइड में क्या हो जाएगा, इस तरह से इंफेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यह है इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन। क्या है ये, बैक्टीरियल इंफेक्शन है बेटा, ये चीज क्या है, बैक्टीरियल इंफेक्शन, ठीक, बैक्टीरियल इंफेक्शन है। इस बैक्टीरियल इंफेक्शन का नाम होता है, अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन की बात करें तो इस बैक्टीरियल इंफेक्शन का नाम होता है सिस्टाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस बैक्टीरियल इंफेक्शन का नाम है सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस, ठीक है। अब इस जब यहां पर बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है तो उस वजह से क्या होता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड में या फिर यूरिनरी ब्लैडर के
इर्द गिर्द अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, उस वजह से क्या होता है, जब यहां से यूरिन एक्सक्रीट होता है, यूरिन निकलता है, और यूरेथ्रा के रास्ते जब यूरिन निकल रहा है तो यूरिन निकलते समय जलन होती है, ठीक है ना। जो यूरिन पास हो रहा है, यूरिन पास करते समय क्या होती है, जलन होती है बेटा, बहुत ज्यादा जलन होती है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये दिक्कत वहां पर जो है इस पेशेंट को आती है जिसके अंदर प्रोस्टेटिस वाला केस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी अगर बात करें तो ये प्रोस्टेटिस क्या है, अगर इसके बारे में कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है बेटा। अगर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें इस प्रोस्टेटिस के बारे में, तो ये क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, prostate gland and around urinary bladder, urinary bladder, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ या फिर प्रोस्टेट पे क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है, यूरिन पास करते समय क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन होगी, ठीक है ना। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन मतलब जब यूरिन को एक्सक्रीट कर रहे हैं, मिक्चुरेशन के दौरान क्या होगा, जलन होगी उस पेशेंट को, ठीक है ना। उसको पेशाब करते समय जलन होगी, वो बेचारा अच्छे से भी क्या नहीं कर सकता, फिर पेशाब भी नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो वो चीजें यहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है प्रोस्टेटिस। दूसरा अगर मैं बात करता हूं किसकी, प्रोस्टेट कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। अगर प्रोस्टेट कार्सिनोमा के बारे में बात करें बेटा, तो कार्सिनोमा मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कैंसर, और कैंसर को क्या बोला जाता है, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है ना। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, या फिर अनकंट्रोल सेल डिवीजन। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन देखने को मिलता है यहां पर, सेल डिवीजन, ठीक है। अनकंट्रोल सेल डिवीजन, सेल क्या करते हैं, बार बार डिवाइडेड होती रहती हैं और ग्रोथ करती रहती है, ठीक। तो इस वजह से क्या हो जाती है, वहां पर बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है किस चीज का, प्रोस्टेट कार्सिनोमा। यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी, अनकंट्रोल सेल डिवीजन शो करेगी। जब प्रोस्टेट ग्लैंड अनकंट्रोल ग्रोथ शो करती है, देखिए कैसे, मैं यहां पर फिर से इसका डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, ये चीज। अब मान लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड का नॉर्मल साइज इतना है, नॉर्मल साइज प्रोस्टेट ग्लैंड का इतना है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है नॉर्मल साइज, इस तरह से ये नॉर्मल साइज का प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगी, ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाएगी, इस तरह से बढ़ जाएगी, इस तरह से, इस तरह से, यानी कि ये एक्सपेंड कर जाएगी बाहर की तरफ, इस तरह से एक्सपेंड करेगी, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएगी। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ी होगी तो यहां पर क्या होगा, इस यूरिनरी ब्लैडर पे दबाव पड़ेगा, इस ट्यूब पे दबाव पड़ेगा, ठीक। ये जो यहां पर यूरेथ्रा या फिर ये वॉस डिफरेंस है, इस पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, इस तरह से। बाकी आगे यूरेथ्रा पे भी क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, और इस यूरिनरी ब्लैडर वाले रास्ते पे भी दबाव पड़ेगा। इस यूरेथ्रा पे दबाव पड़ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर पे दबाव पड़ रहे हैं, इस वॉस डिफरेंस पे दबाव पड़ रहा है, तो इस एरिया पे दबाव पड़ जाएगा। तो ये जो पहले चौड़ी एरिया होगा जहां से पहले आसानी से यूरिन पास हो रहा था,
अब वो क्या हो जाएगा, वो एरिया दबाव पड़ने की वजह से, कंप्रेस होने की वजह से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, वो एरिया क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जब वो एरिया पतला हो जाएगा तो यहां पर प्रॉपर यूरिन एक्सक्रीट पेशेंट नहीं कर पाएगा एक टाइम पे, ठीक। वो थोड़ा 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 यूरिन करेगा, और ऐसा वाला पेशेंट क्या करता रहता है, बार बार यूरिनेशन करता रहता है, बार बार पेशाब जाता रहता है, टॉयलेट जाता रहता है, ठीक है ना। तो ये जो डिजीज है वो मोस्टली ओल्ड एज डिजीज होती है। ये क्या होता है, ओल्ड एज डिजीज होती है बेटा। ओल्ड एज में ये ज्यादा डिसऑर्डर ये ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना। जिसके घर पे उसके दादा परदादा या फिर बात करें नाना जो भी है, तो वो वहां पर अगर देख रहे हैं कि, ध्यान से सुनना इस बात को, कि ये प्रोस्टेट कार्सिनोमा एक ओल्ड एज डिजीज है, जिसके दादा परदादा नाना वगैरह अगर देख रहे हैं, बार बार अगर टॉयलेट जा रहे हैं, दिन में या रात में बार बार उठ के अगर टॉयलेट जा रहे हैं, तो समझ लेना उनमें इस चीज का सिम्टम्स आने वाला है, या फिर ये चीज सिम्टम उसमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे पेशेंट को हमें तुरंत क्या करवाना चाहिए है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से दिखाना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल करानी चाहिए, जो डॉक्टर से उसकी जांचें करानी चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो टाइम पे अपने आप टाइम से पहले ही क्या हो जाए, उसका हम निदान या क्योर कर सके उस डिजीज को, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा, ये वॉल क्या हो जाएंगे यहां पर नैरो, ठीक है ना। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है कि जो वॉल है वो नैरो हो जाएगा, ये यूरेथ्रा क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, यूरेथ्रा भी नैरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर नैरो जब हो गए, ट्यूब जब नैरो हो गई हैं, ये ट्यूब क्या हो गई हैं, या फिर डक्ट क्या हो गई है, नैरो, डक्ट नैरो हो गई हैं, तो इस वाले केस में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा यूरिन करेगा पेशेंट। तो जब वो थोड़ा थोड़ा यूरिन करेगा, लेस अमाउंट यूरिन एक्सक्रीट करेगा, और लेस अमाउंट यूरिन एक्सक्रीट जब करता है तो इस कंडीशन को कहते हैं डिसयूरिया कंडीशन, डिसयूरिया कंडीशन। इस डिजीज को क्या कहते हैं, या फिर इस डिसऑर्डर को या डिजीज को हम डिसयूरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा यूरिन है, ठीक है। उस पेशेंट को ऐसा लगेगा, वो जब पेशाब करने जाएगा तो वो पेशाब करेगा, उसको लगेगा कि मेरे यूरिन हो गया, एक्सक्रीट हो गया, पूरा का पूरा यूरिन कर दिया। फिर वो थोड़ा बहुत रूम पे आएगा, फिर थोड़ी देर बाद 10-15-20 मिनट आधा घंटे में वो फिर से क्या जाएगा, टॉयलेट, फिर आया, फिर आधा घंटे में या 20 मिनट में फिर से टॉयलेट। तो इस तरह से जो पेशेंट जो बार बार जो टॉयलेट जाता है, तो समझ लेना अगर तुम्हारे आसपास भी ऐसा कोई है या फिर घर पे कोई ऐसा है जो बार बार पेशाब जा रहा है, तो उसमें क्या है, प्रोस्टेट कार्सिनोमा की शिकायत हो सकती है, उसकी जांच करवा देना, ठीक है ना। अब प्रोस्टेट कार्सिनोमा हमारे पास हो गया, प्रोस्टेटिस हो गया, प्रोस्टेट कार्सिनोमा हो गया। तीसरा है इंपोर्टेंसी, तीसरा है अपने पास इंपोर्टेंसी। अब इंपोर्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर इसलिए है क्योंकि इसके बारे में पूछा भी जाता है। अब ये इंपोर्टेंसी क्या है, इंपोर्टेंसी के बारे में अगर मैं जिक्र करता हूं तो इंपोर्टेंसी क्या होता है बेटा, पेनिस का इरेक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, यानी सेक्सुअल एक्साइटमेंट जब होता है ना, तो सेक्सुअल एक्साइटमेंट में जैसे पेनिस ऐसे है, तो पेनिस क्या होता है, धीरे 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 इरेक्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि पेनिस धीरे धीरे इरेक्ट बोले तो खड़ा होता है, सीधा होता है, लंबा हो जाता है, ठीक है ना। तो जिसमें पेनिस खड़ा नहीं हो रहा है, इरेक्ट नहीं हो रहा है या सीधा नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो वो वाली कंडीशन हो जाती है इंपोर्टेंसी की, ठीक है ना। तो पेनिस यहां पर इरेक्ट नहीं हो पाता, यानी कि हम यहां पर क्या लिखेंगे, पेनिस अनेबल टू इरेक्ट, अनेबल टू इरेक्ट, मतलब इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना, ठीक है ना। तो पेनिस खड़ा नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, इरेक्ट नहीं होता है, पेनिस अनेबल टू इरेक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक। तो अगर पेनिस खड़ा नहीं हो रहा, इरेक्ट नहीं हो रहा, तो ऐसा पेशेंट भी सेक्सुअल एक्टिविटीज को करने में सक्षम नहीं होता, ठीक है ना। वो पेशेंट जो है
अनेबल फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, वो सेक्सुअल एक्टिविटी वो पेशेंट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को इंपोर्टेंसी कहते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर पेनिस के बारे में कि पेनिस किस तरह से अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए खड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि ब्रेन से उसको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल पाते हैं, और प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलने का कारण है कि ब्रेन प्रॉपर सिग्नल अगर उसको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, पिट्यूटरी सिग्नल अगर नहीं मिल पा रहे हैं, ब्रेन से पर्टिकुलर सिग्नल अगर पेनिस को नहीं मिल पा रहे हैं तो पेनिस इरेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जब ब्रेन से पर्टिकुलर सिग्नल पेनिस को मिलते हैं तो पेनिस में क्या होता है, ब्लड फ्लो तेज हो जाता है, ठीक है ना। तो जब ब्लड फ्लो तेज होता है पेनिस में, ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो तेज का मतलब है जो पेनिस की जो डक्ट होंगी, ठीक है, पेनाइनल डक्ट जो होंगी, ठीक, उस पेनाइनल डक्ट में क्या हो जाएंगी, ब्लड फ्लो बहुत तेज हो जाता है। और जैसे ब्लड फ्लो तेज हो जाता है तो वो जो बैठा हुआ पेनिस है धीरे 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 इरेक्ट होने लग जाता है, ठीक है ना। तो वो ब्लड फ्लो कब बनता है पेनिस के अंदर या पेनियल डक्ट के अंदर, ब्लड फ्लो कब होता है, जब न्यूरॉन से क्या मिले, नर्वस सिस्टम से क्या मिले, मैसेज मिले, ठीक है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी है कि न्यूरॉन से अगर पर्टिकुलर मैसेज नहीं मिल रहा है तो वो पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये न्यूरोमस्कुलर हम बोल सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर भी है, ठीक है ना, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है मतलब प्रॉपर जो यहां पर नर्वस सिस्टम का कनेक्शन या फिर प्रॉपर नर्वस सिस्टम का प्रॉपर सिग्नल पेनिस को नहीं मिल पाता, जिस वजह से पेनिस इरेक्ट नहीं हो पाता है। तो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इस वजह से न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, पेनिस को प्रॉपर ब्लड फ्लो नॉट टेक्स प्लेस इन पेनाइनल डक्ट, पेनाइनल डक्ट, ठीक है। पेनाइनल डक्ट को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, जिस वजह से क्या नहीं होगा, पेनिस इरेक्शन, पेनिस में इरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, पेनिस इरेक्ट नहीं होगा, ठीक। अब ये अगर डिसऑर्डर को कंप्लीट करना है, कवर अप करना है, तो इस डिसऑर्डर के लिए एक टैबलेट मिलती है मार्केट में जिसका नाम है सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल टैबलेट, सिल्डेनाफिल, ठीक है। सिल्डेनाफिल नाम की दवाई है, टैबलेट है। अब ये टैबलेट क्या काम करती है, अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा तो ये ब्लड फ्लो प्रॉपर करवाती है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फुलफिल, नाइट्रोजन, ठीक है, हम क्या बोल देंगे, ये नाइट्रोजन फुलफिल मेडिसिन होती है बेटा, नाइट्रोजन फुलफिल्ड, ठीक है, नाइट्रोजन फुलफिल्ड होता है इस मेडिसिन में। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है पेनिस में, ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है पेनिस में, जिस वजह से फिर पेनिस क्या होता है, धीरे धीरे इरेक्ट होने लग जाता है और ये इंपोर्टेंसी वाली कंडीशन दूर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजें आती है, ठीक है। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूं, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, पेनिस में पर्टिकुलर क्या नहीं हो पाता, ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ठीक। तो उस कंडीशन में सिल्डेनाफिल टैबलेट होती है जो कि नाइट्रोजन फुलफिल होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन की इस कंटेंट इस सिल्डेनाफिल टैबलेट में होता है। फिर नाइट्रोजन कंटेंट क्या करता है, उन डक्ट को एक्टिव करने का काम करता है, वो पेनाइडल जो डक्ट है उनको एक्टिव करने का काम करता है, न्यूरोमस्कुलर को एक्टिव करने का काम करता है, और पूरा न्यूरॉन से पर्टिकुलर मैसेज लेके आता है, ब्रेन से पर्टिकुलर मैसेज लेके आता है, जिस वजह से वहां पर जो पेनाइनल डक्ट है वहां पर क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो पेनिस इरेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंसी वाली कंडीशन है। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं स्टेरिलिटी,
स्टेरिलिटी के बारे में ध्यान सुनना, ठीक है। स्टेरिलिटी क्या कंडीशन होगी? स्टेरिलिटी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कोई पर्सन पर्टिकुलर क्या नहीं कर पा रहा, फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसमें स्पर्म काउंट अच्छी नहीं है या फिर वो स्पर्म बनाने में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा? स्टेरिलिटी हो जाएगा, ठीक। बच्चे इंपोर्टेंसी और स्टेरिलिटी में कंफ्यूज होते हैं। इंपोर्टेंसी में तो केवल पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा तो इसके टेस्टिस अच्छे खासे स्पर्म बना रहे हैं, तो यहां पर स्पर्म बनता है। लेकिन ये कंडीशन क्या होती है? या तो स्पर्म क्या नहीं हो रहा है, बन नहीं रहा है, या फिर स्पर्म काउंट कम है। तो जब स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म नहीं बन रहा तो ये फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं कर पाता, लेकिन ये इंपोर्टेंसी वाला केस फर्टिलाइज कर सकता है। अगर हमने इसके गैमेट्स निकाल दिए, इसका स्पर्म निकाल दिया, फिर इसका हम क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइज करवा सकते हैं। यानी कि ये यहां पर अगर हम स्पर्म निकाले तो किसी फीमेल के अंदर डाल सकते हैं, फीमेल के अंदर क्या होता है कर सकते हैं, वहां पर फर्टिलाइज उसको करवा सकते हैं, या फिर इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, ठीक है ना, बाहर भी फर्टिलाइज करा सकते हैं। ये गैमेट देता है, हेल्थी गैमेट दे सकता है। लेकिन यहां पर क्या है, ये गैमेट ही नहीं बना सकता, स्पर्म ही नहीं बना सकता, ठीक है ना, या फिर इसके गैमेट जो बन रहे, या फिर स्पर्म काउंट क्या होगी? लेस, ठीक है ना। अनेबल, इसमें क्या लिखेंगे? अनेबल टू फॉर्म हेल्थी स्पर्म और स्पर्म, या फिर स्पर्म कर लो और हेल्थी स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म नहीं बनाएंगे या फिर हेल्थी स्पर्म नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, अगर स्पर्म बना भी रहे हैं तो स्पर्म काउंट अच्छी नहीं होगी, यानी कि स्पर्म काउंट में क्या होगा, जो एक्टिव स्पर्म है, हेल्थी स्पर्म है, वो कम होंगे, ठीक है ना। लेस स्पर्म काउंट जिसको बोलेंगे, लेस स्पर्म काउंट यहां पर हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से ये क्या नहीं कर सकता? फर्टिलाइज नहीं कर सकता, ठीक है ना, यानी अनेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, अनेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इसको हम क्या बोले? फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। ये बांझ हो गया, बांझ गड़वा, बेटा हिंदी में बोलते हैं बांझ, जो फर्टिलाइज नहीं कर रहा, जो किसी को जन्म नहीं दे पा रहा है, ठीक है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, अनेबल फॉर फर्टिलाइज या फिर अनेबल टू फर्टिलाइज, अनेबल टू फर्टिलाइज और अनेबल टू रिप्रोड्यूस, अनेबल टू रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया, ठीक है, तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बांझ हो जाएगा, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, बांझ हो गया, ठीक। यानी कि इसमें इनफर्टाइल वाली कंडीशन देखने को मिल गई, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल को क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं, ठीक है, इनफर्टाइल को क्या कहेंगे? बांझ, ठीक है, हिंदी में कहते हैं, और हमारी गढ़वाली में गाली देते हैं कि बांझा पड़ जाली। बांझा पड़ जाली मतलब जिसका कोई संतान ना हो, ठीक, या फिर खेत वगैरह के लिए देते थे डोकरी पुकड़ी बांझा पड़ जाली, इसका मतलब है कि वो खेत क्या नहीं कर पाएगा, दोबारा खेती वहां पर नहीं हो पाएगी। तो ऐसा ये भी है कि वो इनफर्टाइल हो जाएगा, ठीक है, इनफर्टाइल केस यानी बांझ वाला सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉपर स्पर्म दे ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर पेनिस इरेक्ट तो हो सकता है, लेकिन यहां पर गैमेट्स प्रॉपर नहीं बन पा रहे या गैमेट ही नहीं बन पा रहे, तो वो स्टेराइल कंडीशन हो गया, ठीक है ना। वो कंडीशन क्या हो गया बेटा? स्टेराइल या फिर स्टेरिलिटी कंडीशन, ठीक है ना, या फिर इनफर्टाइल कंडीशन, ठीक। इनफर्टाइल बोल दो और स्टेराइल बोल दो। ऐसे मेल को हम क्या कहेंगे? स्टेराइल मेल, ठीक, या फिर इनफर्टाइल मेल, बांझ मेल। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो इंपोर्टेंसी हो गया, स्टेराइल भी हो गया, स्टेरिलिटी भी हो गया, ठीक, इंपोर्टेंस हो गया, स्टेरिलिटी भी हो गया। अब है इनग्वाइनल हर्निया और फिर हाइड्रोसिल, ठीक है ना। आगे बात करते हैं इनग्वाइनल हर्निया के बारे में। इनग्वाइनल हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया, अगर इनग्वाइनल हर्निया के बारे में बात करते हैं बेटा,
तो मैंने पहले भी बताया है कि इनग्वाइनल हर्निया क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये यहां पर स्क्रोटम है, इस तरह से स्क्रोटम है, ठीक है, ये स्क्रोटम है, और ये मैंने क्या लगा दिया, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, ये ऊपर एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमन, ठीक, और ये क्या है, स्क्रोटम। अब क्या होगा, जो टेस्टिस को नीचे लेके आने वाली जो ट्यूब होती है यहां पर, टेस्टिस को नीचे जो एब्डोमिनल कैविटी से टेस्टिस को लेके आते हैं स्क्रोटम में, उसको कहते हैं इनग्वाइनल कैनाल। क्या कहते हैं, इनग्वाइनल कैनाल। अब वो इनग्वाइनल कैनाल क्या हो जाती हैं, इनग्वाइनल कैनाल क्या हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, कभी कभी ये होता है ना, एज बढ़ती रहती है तो हो सकता है वो इनग्वाइनल कैनाल क्या हो जाए, यहां पर इकट्ठा हो जाए एब्डोमेन में, ठीक है, नाभि के जस्ट पास पे, नाभि के जस्ट पास में वो क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और जो इकट्ठा हो गए तो एक ट्यूमर टाइप का बना दिया, ठीक, और उस ट्यूमर को हम हर्निया नाम देते हैं इस तरह से, ठीक, तो वो बन गया इनग्वाइनल की वजह से ट्यूमर बन गया, जिसको हम कहते हैं इनग्वाइनल हर्निया। आई बात समझ, नाभि के बगल में क्या होता है, नाभि के बाजू में या फिर नाभि के इर्द गिर्द क्या होता है, इस तरह से बड़ा सा वो क्या बना देता है, ट्यूमर बना देता है, और उसी चीज को क्या कहते हैं, इनग्वाइनल हर्निया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसकी सर्जरी की जाती है, सर्जरी से ही सही होता है फिर, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक। नेक्स्ट अपने पास है हाइड्रोसिल, इनग्वाइनल हर्निया कंप्लीट हो गया, ठीक है, इनग्वाइनल हर्निया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोसील है, और एक और यहां पर सातवां डिजीज मेरे को याद आ रहा है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म डिसऑर्डर, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जब किया जाता है, ऑर्किडिज्म, ठीक है। हाइड्रोसील और क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट अपने पास छठा जो डिसऑर्डर है, हाइड्रोसील, हाइड्रोसील, ठीक है। अब हाइड्रोसील क्या होता है, हाइड्रोसील में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, ठीक है, ये नॉर्मल साइज का स्क्रोटम, स्क्रोटम है, ये नॉर्मल साइज का, ठीक, और यहां पर क्या है, टेस्टिस, ठीक, ये है स्क्रोटम और ये है टेस्टिस। हाइड्रो का मतलब अगर बात करें, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और सील का मतलब होता है कैविटी। वाटर की वजह से कैविटी, ये ना, वाटर क्या होता है, कैविटी, कैविटी मतलब स्पेस, कैविटी मतलब होता है स्पेस, कि वाटर क्या होता है, कैविटी में फिल हो जाएगा, स्पेस में फिल हो जाएगा। किस तरह से, यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है, मैंने पेन चेंज कर लिया, वाटर वाला कलर ले लेते हैं, कि वाटर क्या हो जाता है, फील्ड हो जाता है, कभी कभी वाटरी कंटेंट क्या हो जाता है, फील्ड हो जाता है, किसके बीच में, टेस्टिस और स्क्रोटम के बीच में, इस तरह से क्या हो जाता है, वाटर भर जाता है, ठीक है, वाटरी कंटेंट आ जाता है। ज्यादा वाटरी कंटेंट आने पर क्या हो जाता है, ये जो स्क्रोटम का जो नॉर्मल साइज है, ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। स्क्रोटम का जो नॉर्मल साइज है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। जब वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा अगर हो गया, एक्सपेंड कर गया बाहर को, तो फिर इस केस में क्या होगा, इस पेशेंट को चलने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। जो पेशेंट ऐसे ऐसे नॉर्मल चल रहा है, फिर वो ऐसे फैल के चलता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहां पर केस देखने को मिलता है हाइड्रोसील में, ठीक है। तो इस हाइड्रोसील वाली केस की अगर बात करें, तो इसमें भी सर्जरी की जाती है। फिर क्या होता है, सर्जरी के रास्ते इसमें यहां पर कट लगाए जाते हैं, कट लगाए जाते हैं, फिर ये वाटर वाला कंटेंट यहां से बाहर निकाला जाता है, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोसील वाला केस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट डिसऑर्डर अपने पास, वैसे डिसऑर्डर भी नहीं बोल सकते इसको, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म तो डिसऑर्डर नहीं है, वैसे वो सर्जरी है, ठीक, पर लेकिन फिर भी हम यहां पर इस तरह से डाल रहे हैं समझने के लिए, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म,
अब क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होता क्या है? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या होता है, इस बात को अगर मैं बात कर रहा हूं, पहले इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, वाटर, इसमें हाइड्रोसिल में वाटर फिल इन बिटवीन scrotum and testis, then scrotum enlarge from normal size, ठीक है। तो इस पंप जो ये स्क्रोटम है वो एनलार्ज हो जाएगा अपने नॉर्मल साइज की वजह, अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाएगा इस पानी की भरने की वजह से, ठीक है। पेशेंट को यहाँ पर दिक्कत होती है, फिर इसकी सर्जरी करके इस वाटर को बाहर निकाला जाता है, ठीक। अब क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की अगर बात करें तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या है, इसके बारे में मैंने पहले भी तुम्हारे पास जिक्र करा है बेटा, ठीक। ये है इस तरह से, ठीक है ना, ये रहेगा एब्डोमिनल कैविटी। पहले मैंने बोला कि एब्डोमिनल कैविटी में 7 मन तक क्या रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं, 8वें महीने में डिसेंड होते हैं। लेकिन अगर किसी केस में अगर हमने बोला कि बर्थ भी हो गया, ठीक, और बर्थ वाले केस में भी क्या होगा कि ये टेस्टिस बर्थ होने पर भी क्या होना है, वो रहेगा, अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेंगे, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी है, ये क्या है, इस तरह से एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमन है, और ये है टेस्टिस। अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही रह रहे हैं किसी कारणवश अगर टेस्टिस क्या रह गए, बर्थ के बाद भी अगर टेस्टिस एब्डोमेन में रह गए, ठीक, अगर बच्चा हो भी गया और उसके टेस्टिस डिसेंड नहीं हुए 8वें महीने में, कहां पर, स्क्रोटम में, ठीक। तो इस वाली सिचुएशन को हम जो है ठीक करते हैं। फिर डॉक्टर क्या करता है, बर्थ होने पर इस वाली सिचुएशन को ठीक करता है सर्जरी करके इन टेस्टिस को, इस तरह से इनग्वाइनल कैनाल होती है ना, ठीक है, इस इनग्वाइनल कैनाल के रास्ते इस टेस्टिस को सर्जरी करके टेस्टिस को डिसेंड करवाता है, कहां पर, स्क्रोटम में, ठीक है। तो जब ये डिसेंड कर रहा है टेस्टिस को सर्जरी के रास्ते स्क्रोटम में, एब्डोमेन से स्क्रोटम में, तो उस कंडीशन को, उस सर्जरी को क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म क्या है, एक सर्जरी है बेटा, ठीक है। क्या है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, सर्जरी है। किसके लिए सर्जरी है, यानी कि एक सर्जिकल मेथड है, सर्जिकल मेथड टू डिसेंड testis, to descend testis from abdomen to scrotum, ठीक है। स्क्रोटम में ही जो है एब्डोमेन से स्क्रोटम में टेस्टिस को डिसेंड कराया जाता है सर्जिकल मेथड से। उसी सर्जिकल मेथड को क्या कहते हैं, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। ये कोई डिजीज नहीं है, ये सर्जिकल मेथड है, ठीक है। या फिर ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये सर्जिकल मेथड है जिस वजह से टेस्टिस को क्या करवाया जाता है, डिसेंड करवाया जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक। ये टेस्टिस रिमेन रह जाते हैं, रिमेन इन एब्डोमेन आफ्टर बर्थ। बर्थ होने के बावजूद भी ये टेस्टिस एब्डोमेन में जब रह जाएंगे, डॉक्टर ने देखा कि भाई बर्थ होने के बाद भी टेस्टिस क्या है, एब्डोमेन में रह गए, जो स्क्रोटम है वो खाली रह गया, वो थैला क्या रह गया, स्क्रोटम, या फिर ये टेस्टिस पाउच क्या रह गया, खाली रह गया। तो टेस्टिस जब स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाते हैं, एब्डोमेन में रह जाते हैं बर्थ होने के बावजूद भी, तो उसके बाद डॉक्टर सर्जरी करता है
और उस सर्जरी का नाम दिया जाता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म्स। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पूरे के पूरे डिसऑर्डर भी हो चुके हैं बेटा कंप्लीट। किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर भी कंप्लीट हो चुके हैं और पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ये शुरू से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये शुरू से एक बार देख लीजिएगा। यहां पर यहां से हमने कंप्लीट कर दिया इसको। ठीक है, टेस्टिस को पहले ही कंप्लीट कर लिया था पिछले लेक्चर में। ठीक, यहां से स्क्रोटम हमने पढ़ा इस वाले लेक्चर में। तो यहां से कोई डाउट है पूछिए। नहीं, इसको भी अच्छे से छाप लो। ठीक है, इसके बाद इसको भी अच्छे से देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज अच्छे से देख लीजिए। फिर हमने यहां पर डिसऑर्डर डाले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, इनको भी अच्छे से देख लीजिए। ये सारे डिसऑर्डर भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक, और ये लास्ट में क्रिप्टो ऑर्किडिज्म और हाइड्रोसिल भी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बेटा अब हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए धन्यवाद।